वीडियो नंबर 2 में हम आपको चार्ज के प्रॉपर्टी के विषय में बता रहे थे। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी में के विषय में वहाँ 4 प्रॉपर्टी बता चुके थे। अब हम यहाँ आपको चार्ज के 5वां प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। तो 4 प्रॉपर्टी को आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में इसमें आपको समझने में दिक्कत होता है, इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से पूरे टॉपिक समझ में आएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास व्हेन बॉडी इज चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट्स मास ऑलवेज चेंज। यानी किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज किया जाता है अर्थात आवेशित किया जाता है तो उसका मास ऑलवेज बदलता है, उसका मास ऑलवेज बदलता है। अर्थात यदि कोई बॉडी को चार्ज किया जाता है तो ये श्योर रहता है कि उसके पास मास होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यदि किसी बॉडी के पास मास है तो चार्ज है, चार्ज होना ही चाहिए। चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यदि किसी बॉडी के पास चार्ज होगा तो 100% श्योर होकर हम कह सकते हैं कि उस बॉडी के पास मास है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, क्या है, एक कोई बॉडी है, इस पर इसका पहले से मास कैपिटल एम है, ये एम ए बॉडी है, ये ए बॉडी है, और एक दूसरा बॉडी है बी, एम बी बॉडी है। पहला बॉडी एम ए है, दूसरा बॉडी एम बी है। दोनों को प्रारंभ में मास आपस में क्या है, इक्वल है, और दोनों का प्रारंभ में आपस में मास इक्वल है। अब क्या किया जाता है कि इस दोनों बॉडी को चार्ज किया जाता है। दोनों बॉडी प्रारंभ में न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। पहला का मास एम है और दूसरा का मास एम बी है। तो क्या किया जाता है, बॉडी को चार्ज करने के लिए एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठाकर दूसरे बॉडी पर रखा जाता है। इस तरह से इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल कर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर जो चार्ज होगा Q बराबर E। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा 2E। यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3E, माइनस में होगा इस पर चार्ज, और इस पर क्या होगा Q बराबर प्लस 3E। इसी तरह से यदि 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ हो जाएगा आपको -4E, और यहाँ भी क्या हो जाएगा +4E। इसी तरह से यदि n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा, B बॉडी पर Ne, और A बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा +Ne। और इसका मास पहले Ma था और n इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसका जो न्यू मास होगा Ma का वो कितना हो जाएगा, Ma पहले से इसका मास था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मास घटेगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले 2 इलेक्ट्रॉन का मास घटेगा। यदि n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कितना घट जाएगा, NMe के बराबर घट जाएगा मास। तो अब जो न्यू बॉडी होगा, चार्ज बॉडी जो होगा उस पे जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, Ma माइनस n इंटू Me। उसी तरह से इस पर इलेक्ट्रॉन निकला है इसलिए मास घटा होगा, तो घटा लिए हैं। ठीक उसी तरह से दूसरे बॉडी के बात करते हैं, एम बी पर मास, इसका न्यू मास क्या होगा, एम बी न्यू, एम ए न्यू। एम बी न्यू का मास क्या होगा, देखिए इस पहले इसका मास एम बी था, अब क्या किए इस पर इलेक्ट्रॉन ले जाकर रखे, इलेक्ट्रॉन ले जाकर रखे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ ना कुछ मास होगा, तो कुछ ना कुछ मास होगा, उसके कारण क्या होगा, इसका मास बढ़ेगा। तो इस पर क्या करेंगे, इसका मास इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर मास बढ़ता, और यदि n है तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर मास बढ़ जाएगा। यदि इनिशियल में दोनों का मास आपस में इक्वल था
और जब ट्रांसफर से दोनों बॉडी को आपस में चार्ज कर दिए तो चार्ज करने से इसका मास क्या हुआ, पहले से यदि हमारा एम ए इक्वल टू एम बी था तो बाद में क्या हो गया, एम ए न्यू स्मॉल हो गया एम बी न्यू से। कोई दिक्कत, यानी जैसे जैसे बॉडी को चार्ज किया तो जो बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा उसका मास बढ़ेगा और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा उसका मास घटेगा। अब इस पर आपके बिहार बोर्ड में या और भी बहुत सारे बोर्ड में इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि यदि किसी बॉडी को चार्ज किया जाए तो मास बढ़ेगा कि घटेगा, कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो यदि कहता है कि यदि किसी बॉडी को केवल चार्ज किया जाए तो मास घटेगा बढ़ेगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। जब केवल चार्ज की बात करें तो चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा कि मास में भी बढ़ भी सकता है और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कब, जब केवल कहे कि बॉडी को चार्ज किया जाए तब, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव होगा तो मास घटेगा और जब बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा तो मास बढ़ेगा। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपको कि जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका मास बढ़ेगा घटेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, नॉन ऑफ दी। तो क्या होगा, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास घटेगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। वही दूसरा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा कि जब बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास बढ़ेगा घटेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जब बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा तो इसका मास बढ़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में खासकर पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत, क्वेश्चन आपको लिख बता देते हैं क्योंकि बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसको लिखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में सामान्यतः पूछा जाता है। कभी का जो स्टेट लेवल की एग्जाम होता है स्टेट बोर्ड के, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये आप देखेंगे मेडिकल में भी कभी का स्टेट लेवल जो होता था उसमें पूछा जाता था। तो क्या था क्वेश्चन कि एनी बॉडी इज चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट्स मास। यदि किसी बॉडी को चार्ज किया जाए तो इसका मास बढ़ेगा घटेगा, इंक्रीज डिक्रीज, में भी इंक्रीज और डिक्रीज और नॉन। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, सबसे सोचने वाला टॉपिक है कि एनी बॉडी इज चार्ज, केवल चार्ज कह रहा है, ये नहीं कह रहा है पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव किया जाए तो मास क्या होता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन तो यहाँ केवल चार्ज करने कह रहा है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है और निगेटिवली भी चार्ज हो सकता है। तो बॉडी यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास घटेगा और निगेटिवली चार्ज होगा तो मास बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। कोई दिक्कत, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है, इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से आपका है कि बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए क्या कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज की जब डिस्कशन कर रहा है तो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन निकाला उतना मास तो घटेगा इलेक्ट्रॉन का, तो उतना मास घटेगा तो बॉडी की क्या होगा, मास घटेगा अर्थात मास डिक्रीज। कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से कह रहा है कि बॉडी इज निगेटिवली चार्ज देन इट्स मास। यदि किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया जाएगा तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, में भी इंक्रीज और डिक्रीज और नॉन। तो क्या होगा जी, यदि बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया जाएगा तो इसका मास इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब रखते हैं तो निगेटिव चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन अपना मास वहां जब ले जाकर रखेंगे तो उसका क्या होगा, निगेटिव चार्ज है और उसको ले जाकर रखेंगे तो उसका मास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो उस तरह से मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिख लीजिए या एक क्वेश्चन लिख लेंगे, 2 क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो काम चल जाएगा।
इसलिए परेशान नहीं होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जैसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको इसी तरह से बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन 1 कूलम चार्ज, इन 1 कूलम चार्ज। क्या कर रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन 1 कूलम चार्ज फ्रॉम एनी बॉडी, फ्रॉम एनी बॉडी, किसी भी बॉडी से क्या किया जाए, 1 कूलम उसको चार्ज किया जाए किसी भी तरीका से। तो 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो आप यहाँ कह रहा है कि चार्ज कितना दिया हुआ है जी, 1 कूलम दिया हुआ है। और आप फॉर्मूला इससे पहले देख चुके हैं, सब देखते हैं। Q बराबर 1 कूलम दिया हुआ है, फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर Ne। इसका मैं निकाल टोटल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है निकालने के लिए, अर्थात N यही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है N। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का रहा तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई E। तो Q बाई E हो जाएगा। तो Q हमारा कितना दिया गया है, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10 टू पावर -19 कूलम। तो कूलम से कूलम कट गया, इसको डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 10 टू पावर 19 बाई 1.6। इस पे से एक जीरो इधर लाके चलाएंगे, 10 बाई 1.6 गुना 10 के पावर 18। इसको भाग दिए कितना, 196 यानी 6.25 गुना 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ज्यादातर छोटे छोटे एग्जामों में। तो 1 कूलम में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 गुना 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। यानी 1 माइक्रोकूलम चार्ज में टोटल, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही चीज आपको निकालना है, नहीं निकालना है, इन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। यानी 1 माइक्रोकूलम में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। तो आपको चार्ज कितना दे दिया गया है, सॉल्व देखते हैं। ये आपको चौथा क्वेश्चन था, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। Q बराबर Ne, चार्ज कितना दिया गया आपका, 1 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो के मीनिंग क्या होता है, 10 के 1 गुने 10 के पावर -6 कूलम। तो हमको N निकालना है, N बराबर वाट। तो आप जानते हैं N का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, Q बराबर Ne, अर्थात N बराबर Q बाई E। तो ये कितना Q हमारा चार्ज, 1 गुने 10 टू पावर -6 कूलम। आई कितना है, 1.6 गुने 10 टू पावर -19 कूलम। तो कूलम से कूलम कट गया, ऊपर जाएगा तो 1 बाई 1.6 गुने कितना हो जाएगा, 10 के पावर -6, ऊपर प्लस है, प्लस ही हो जाएगा +19। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 बाई 1.6 गुने 10 के पावर, नीचे से माइनस है तो ऊपर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो अब कितना हो गया, 13, 10 के पावर 13 और 13 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं
10/1.6 गुने 10 के पावर 12 अर्थात 6.25 गुने 10 के पावर कितना इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 6.25 गुने 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? इस तरह से इसका क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे आपको न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर देगा। यही क्वेश्चन मेन क्वेश्चन आप इसमें न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करके बहुत सारा आसान क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। इसलिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। तो आप इसको लिखिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए हुए वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं। क्वेश्चन है जो बीएचयू में पूछा गया सामान्यतः। क्वेश्चन, कैन ए बॉडी हैव चार्ज? कैन ए बॉडी हैव चार्ज? कैन ए बॉडी हैव चार्ज? क्या कैन ए बॉडी हैव चार्ज अर्थात किसी बॉडी पर आवेश हो सकता है जो कि आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ देख रहे हैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैन ए बॉडी हैव चार्ज, अर्थात किसी बॉडी पर चार्ज है, हो सकता है। इसमें कौन सा चार्ज हो सकता है ये आपको बताना है। तो बहुत सारे लोग अपना अपना अनुमान लगाएंगे, तो कैसे बताएंगे, चेक कर लेंगे। कि नंबर देखिए, तो बताए थे ना क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता था कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के संख्या के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी पूर्ण संख्या के रूप में होता है। किसी बॉडी पे चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कभी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, भिन्न में नहीं हो सकता। भिन्न इसको चेक करेंगे, यानी जो हमारा चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं कि एन बराबर आप जानते हैं क्या, Q/E। एन में हमारा चार्ज कितना दिया गया है 4.8 गुने 10 टू पावर -22 कूलम। और फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.02 माइनस 19 कूलम। तो कूलम से कूलम कट जाएगा 48। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुने 10 टू पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/, नीचे आएगा, ऊपर माइनस में है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी इसका मीनिंग क्या होता है 1000 10 पर 3, तो सब कितना हो जाएगा 0.003। क्या ये हो सकता है? कभी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, अर्थात ये हमारा क्या है, गलत है। अगला बी नंबर इसी तरह चेक करेंगे, तो बी भी इसी तरह चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q/E 2.4 गुने 10 टू पावर -19 और 1.6 गुने 10 टू पावर -19। ये तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 3 के 24, 8 दूना 16। तो फ्रैक्शन का भी नहीं होता, नहीं भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं सी नंबर। और सी नंबर एन बराबर क्या है 3.2 गुने 10 टू पावर 21 कूलम। और इसको भी डिवीजन करेंगे 1.6 माइनस 19 कूलम से, तो क्या हो जाएगा 16 दूना 32। और ये कितना हो जाएगा 2 गुने 10 टू पावर -2, यानी 2/10 के पावर 2 अर्थात 2/100, अर्थात कितना हो जाएगा 0.02। ये भी नहीं हो सकता है, अर्थात ये श्योर हो जाएगा डी होगा। डी को चेक कर लेते हैं एक बार। डी को चेक करते हैं क्या होगा, देखते हैं कि वैसा नहीं है, वो भी नहीं होता है, लेकिन चेक कर लेंगे। तो हमारा चार्ज दिया है 6.4 गुने 10 टू पावर -17 कूलम और 1.6 गुने 10 टू पावर -19 कूलम। 16 चौका 64, तो 4 गुने कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर
2, यानी इसको 100 लिख सकते हैं 10 के पावर 2 को, तो कितना हो जाएगा 400 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अर्थात ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखिए जहां जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के साथ क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कोई पूरे फिजिक्स में किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि एक बार हम पूरा थियरी पढ़ेंगे और एक बार प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपसे फिजिक्स बहुत टफ लगने लगेगा और खासकर न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा। इसलिए जरूरी है कि आप जहाँ थियरी पढ़ें उसके साथ ही कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आसान हो या हार्ड हो करके चले, तो आपको आसानी से, हाँ ये हो गया। अब आपको कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर और क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पर एनसीईआरटी में आपको 1.4 और 1.5 नंबर क्वेश्चन उस पे है और लैंग्वेज जरा क्वेश्चन आसानी से आप समझ सकते हैं। एक में पूछ रहा है कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है और दूसरा में पूछ रहा है कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, उसका फिर आप आसानी से देख लेंगे। और यदि आपको दिक्कत होता है तो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम आपको उसको सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है इसको देखेंगे हम। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है इसको समझिए। जैसे आप जानते हैं बहुत पहले से कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। ये इसको इधर रिपेल करेगा तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। यदि इस तरह के निगेटिव भी चार्ज होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कोई दिक्कत? यानी सेम में रिपल्सन, लेकिन वही एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, यहाँ आप देख रहे हैं एक रिपल्सन, यहाँ भी देख रहे हैं रिपल्सन, लेकिन एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो क्या होगा, एट्रैक्शन। कोई दिक्कत? यहाँ देख रहे हैं एक पॉजिटिव है निगेटिव है तो क्या हो रहा है, यहाँ एट्रैक्शन हो रहा है। कोई दिक्कत? लेकिन वही एक चार्ज बॉडी हो और एक न्यूट्रल बॉडी हो, क्या हो, एक चार्ज बॉडी हो और एक न्यूट्रल बॉडी हो। तो एक चार्ज बॉडी हो गया और एक न्यूट्रल बॉडी हो गया, तो इस बॉडी में बहुत सारे एटम होंगे, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव के कारण इसके नजदीक इस साइड आ जाएंगे। ये इंडक्शन मेथड उसके बारे में समझेंगे। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसलिए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो अब देखिए निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, इस पर से इधर निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव नजदीक है, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव से दूर है। इसलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों के बीच एट्रैक्शन होगा। यानी आप क्या देखें, यदि दोनों बॉडी चार्ज हो तो केवल और केवल, दोनों बॉडी सेम तरह का चार्ज हो तो केवल और केवल रिपल्सन होता है, जबकि दोनों बॉडी यदि अपोजिट चार्ज हो तो एट्रैक्शन होता है, और एक बॉडी चार्ज और दूसरा बॉडी न्यूट्रल है तब भी एट्रैक्शन होता है। कोई दिक्कत? तो इसका अर्थ क्या है, यदि किसी बॉडी में यदि किसी दो बॉडी में रिपल्सन होता है तो ये श्योर हो जाता है कि दोनों के दोनों बॉडी चार्ज है। अब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो आगे के मामला है, लेकिन दोनों यदि रिपल्सन का अर्थ क्या है कि दोनों के दोनों बॉडी चार्ज है। लेकिन यदि एट्रैक्शन होता है तो एट्रैक्शन होगा तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि दोनों बॉडी चार्ज भी हो सकता है या एक चार्ज और एक न्यूट्रल हो सकता है। अर्थात रिपल्सन is the sure test of charge. Repulsion is the sure test of charge. अर्थात प्रतिकर्षण क्या होता है, चार्ज, दो बॉडी चार्ज है, इसका मुख्य उससे क्या है प्रूफ है कि 100% चार्ज है। लेकिन repulsion is the sure test of charge, but
attraction occurs between two opposite charge and charge or neutral body neutral body by the repulsion by the induction. कोई दिक्कत क्या बात आए कि यदि दो बॉडी के बीच रिपल्सन होता है तो ये श्योर है कि दोनों के दोनों बॉडी चार्ज है, लेकिन यदि दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन होता है तो हो सकता है कि दोनों बॉडी चार्ज भी हो, कैसा अपोजिट नेचर से, या एक बॉडी चार्ज हो और एक न्यूट्रल हो। ये जो अट्रैक्शन होता है ये मुख्य रूप से आपको नीचे वाला ही ना आपको क्या बताए कि ये दो बॉडी सिमिलर चार्ज हो तो उसके बीच श्योर है कि रिपल्सन होगा, लेकिन यदि अट्रैक्शन होता है तो एक बॉडी पॉजिटिव और एक बॉडी निगेटिव भी चार्ज हो सकता है, या एक बॉडी चार्ज हो सकता है दूसरा बॉडी न्यूट्रल हो सकता है। ये जो आपको अट्रैक्शन होता है मुख्य रूप से इंडक्शन के कारण होता है। तो इंडक्शन के बारे में चार्ज का मेथड है, इसके बारे में हम क्या करेंगे अभी आगे अगला नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो क्या बताए कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, यानी प्रतिकर्षण दो बॉडी के चार्ज होने का मुख्य प्रूफ है, लेकिन बट अट्रैक्शन ऑकर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी बाय द इंडक्शन, यानी दो अपोजिट चार्ज बॉडी के बीच भी अट्रैक्शन हो सकता है और एक चार्ज हो और एक न्यूट्रल हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज के किस किस तरीका से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए।